जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राजीव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज की इस वीडियो सीरीज में। हिस्ट्री के लेक्चर्स को हम देख रहे थे, 3 लेक्चर्स आपको मिल गए होंगे, 4th लेक्चर उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूं, हम सब लोग मिलकर के पहले देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बेसिकली हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उसके ओरिजिनेशन को किया है, और एग्जैक्टली जो इसके पहले का लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टोन एज को शुरू किया था और उसके फर्स्ट पार्ट यानी पैलियोलिथिक एज जो उसका सबसे बड़ा हिस्सा है उसे पूरा कर लिया था। उसके दो छोटे छोटे से हिस्से हैं जो आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे, एंड दैट इज मीसोलिथिक एज एंड द सेकंड इज नियोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा स्टोन एज एक ऐसी एज जिसमें जो ह्यूमन द्वारा यूज किया गया पहला टूल था और मेजर टूल था, जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स जो बेसिकली देख सकते हैं कि लाइक ह्यूमन जो है उसने अपने एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए जो सबसे मोस्टली यूज टूल था दैट वाज स्टोन, राइट। पत्थर को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया, तो इस वजह से हमने इस एज का नाम क्या रखा, स्टोन एज रखा। और इस स्टोन एज के हमने 3 बेसिक फेजेस देखे थे, दैट वाज Paleolithic age first and then Mesolithic age and the last was Neolithic age, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज को हमने सब क्लासिफाई किया था अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए, जिसमें हमने लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि 3 पार्ट्स को डिवाइड किया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि एजेस में ही आने वाला ट्रांजिशन जो है, जो चेंज है, कि किस तरह से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम डिसाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन एविडेंसेस। एविडेंसेस का मतलब हो गया कि स्टोन और स्टोन के टाइप्स या टूल्स किस तरह के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारी नीड बदल रही है, हमारे कंडीशंस बदल रही हैं, हमारे स्टोन का जो टूल है उसका शेप बदल रहा है, उसका साइज बदल रहा है, उसका पर्पस बदल रहा है, और वो और ज्यादा एडवांसमेंट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये एडवांसमेंट ही हमारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स बने हैं जो हमें बताते हैं दैट हाउ वी डेवलप्ड आवर कम्युनिटी, द ह्यूमन कम्युनिटी इन द past ages of the history of this even this earth or this world। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। एग्जैक्टली वी वर स्टडिंग अबाउट द स्टोन एज, जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये स्टोन से रिलेटेड है, इस वजह से हम इसे स्टोन एज कह रहे हैं। पैलियोलिथिक एज की बात हम लोगों ने कर ली थी, जिसका टाइम लाइन पर हम लोगों ने ऑर्डर देखा था कि ये तकरीबन 30 लाख बीसी से या 3 मिलियन या 3.3 मिलियन बीसी से तकरीबन 10,000 बीसी तक रहा। अब इसमें बेसिक एक डिफरेंस की मैं बात कर लेता हूं आपसे, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसके टूल्स के बेसिस पर जो हमने देखे थे कि लाइक इसमें चॉपर, इसमें एक्स और इसमें क्लीवर्स का इस्तेमाल किया गया। ये पत्थरों के बड़े बड़े टूल्स थे, उपकरण थे, जिन्हें ह्यूमन ने पत्थरों से पत्थरों को काट करके तराशा था। हालांकि इतने फिनिश टूल नहीं होते थे, ज्यादातर सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं मीसोलिथिक एज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम द मीसोलिथिक एज। इसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये मीसोलिथिक एज है जिसकी मैं बात करता हूं, ये 2 वर्ड्स के मेल से बना हुआ है बेटा, मीसो एंड लिथिक। लिथिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ग्रीक टर्म है। ग्रीक टर्म में लिथिक जो वर्ड है उसका मतलब ही स्टोन होता है, पत्थर होता है, और मीजो का मतलब होता है मिडिल। इसलिए हम लोगों ने इसे मिडिल स्टोन एज माना है, यानी ओल्ड स्टोन एज के ठीक बाद। क्या एडवांसमेंट्स रहे इसके बारे में चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मीसोलिथिक एज एक ऐसी एज है जो पैलियोलिथिक एज से ट्रांजिशन करते हुए आती है, और ह्यूमन इसमें डेवलप होकर के और ज्यादा एडवांसमेंट्स की ओर जा रहा है। जैसे रॉक शेल्टर्स थोड़े से और एडवांस हुए हैं, रॉक पेंटिंग के आर्ट्स डेवलप हुए हैं, माइक्रो टूल्स की ओर चले गए हैं। तो इस वजह से इस एज का एक नाम और आपको मिलेगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रोलिथिक एज। हम इसी को बोलते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि किस एज को माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि स्टोन मेड टूल्स यानी पत्थरों से बनाए गए उपकरण जो हैं, वो टूल्स माइक्रो टूल्स के नाम से जाने गए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे साइज में हमने वो टूल्स डेवलप करना शुरू किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमने एरोज डेवलप किए हैं, बो यानी धनुष, बाण या कि फिर भाले, जिन्हें एक डिस्टेंस से हंटिंग के लिए यूज किया जा सकता था। पैलियोलिथिक एज में मैंने आपको मेन प्रोफेशन के बारे में बताया है। वो मेन प्रोफेशन था कि ह्यूमन वाज हंटर और फूड गैदरर, यानी कि जो मनुष्य था वो उस समय पर शिकारी था और खाना बदोश था, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करता था। लेकिन यहां पर कुछ और चेंजेस भी आए हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, तो हम उसकी ओर थोड़ा सा चलते हैं।
जब हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो पैलियोलिथिक एज के लास्ट फेज पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल का जो सबसे लास्ट फेज रहा है, पुरापाषाण काल का जो अंतिम चरण रहा है, वो अंतिम चरण तकरीबन माना जा रहा है 12,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में, यानी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। क्योंकि मैंने आपको यह बताया है कि पैलियोलिथिक एज इनिशियल एज में आइस एज के रूप में शुरू हुई है, जब डेवलपमेंट जिन लोगों का हुआ है वो होमोनिन्स माने गए हैं। होमोनिन्स जिन्हें हम बेसिकली हिम मानव कह सकते हैं, ये आइस एज के लोग थे, ये आइस एज के लोग थे, हिम काल के लोग थे। व्हेन द कंप्लीट अर्थ वाज सराउंडेड बाय द आइस, इसका टेम्परेचर बहुत कम था और पूरी अर्थ जो थी वो कहीं ना कहीं फ्रीज्ड स्टेट में थी। तब रिसोर्सेज ऑफ लाइफ इतने ज्यादा नहीं थे, लैंड कल्टीवेशंस बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए थे, वेजिटेशंस इतने ज्यादा नहीं थे, इवन एनिमल्स के वैरायटीज भी अर्थ पर इतने ज्यादा ओरिजिनेट नहीं हुए। इसलिए ना चाहते हुए भी जो आदमी या मनुष्य था, होमोनिन था, उसे शिकार पर ही अपनी डिपेंडेंसी रखनी पड़ी, हंटिंग पर ही अपनी डिपेंडेंसी रखनी पड़ी। लेकिन 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व यानी 12,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में ह्यूमिडिटी राइज करती है, यानी कि नमी में बढ़ोतरी होती है, ह्यूमिडिटी राइज करती है, नमी बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में। और नमी बढ़ने से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है अर्थ का। इस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से जो पूरा अर्थ है उसके सराउंडिंग में उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आइस जो है मेल्ट हो रही है, वेजिटेशन अब सेल्फ ग्रो कर रहा है, वेजिटेशन अब क्या कर रहा है, सेल्फ ग्रो कर रहा है ना। और वेजिटेशन के सेल्फ ग्रो करने से नए वेराइटीज ऑफ फ्लोरा फोना एवरीथिंग, मतलब जानवरों पशुओं के भी नई वेराइटीज, वनस्पतियों के भी नए वेराइटीज इंट्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं अर्थ पर। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, जिनमें हम हर्बीवोरस को यानी शाकाहारी जानवरों की बात कर सकते हैं, जैसे शीप भेड़ हो गई, गोट यानी कि बकरी हो गई, डियर यानी कि हिरन हो गया, इन सब, एंटीलोप, राइट। ये सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी वेराइटीज अब डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब ह्यूमन को जानवरों को खाने के साथ साथ एक और ऑप्शन मिलता है कि वो उन्हें डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, राइट। लेटर एजेस में हम जाकर के देखेंगे कि जैसे गाय, काऊ, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली, हमने उसे डोमेस्टिकेट किया, मांस के लिए नहीं किया, दूध के लिए किया, उसके दूध से बनने वाले अदर प्रोडक्ट्स के लिए किया। आज भी हम उसके डोमेस्टिकेशन को इसीलिए कर रहे हैं कि दुधारू गाय को कोई नहीं मार रहा, कोई उसका मांस नहीं निकाल रहा, रीजन क्योंकि वो आपको मिल्क प्रोडक्ट दे रही है। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ और इट इज अ चेन ऑफ प्रोडक्शन जो वो आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो बेसिकली डोमेस्टिकेशन कहां से शुरू होता है, जबकि पैलियोलिथिक एज में आपको डोमेस्टिकेशन का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांजिशन बेसिकली, अब मीजोलिथिक एज को हम क्या कह सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं मीजोलिथिक एज को हम ऐसा बोल सकते हैं, लाइक मीजोलिथिक एज क्या है, तो हम कहेंगे कि अगर आप पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हो और पैलियोलिथिक एज से जब आप एडवांस्ड एज यानी कि होमोसेपियन की एज, क्योंकि ये एज कौन सी है, ये होमोनिन की एज है, हिम मानव की एज है, और फिर यहां से आप ट्रांजिशन करते हुए कहां जा रहे हैं, आप यहां से ट्रांजिशन करते हुए जा रहे हैं नियोलिथिक की ओर। तो इस नियोलिथिक में पैलियोलिथिक का ट्रांजिशन जो हो रहा है, उस ट्रांजिशन एज को हम मीजोलिथिक कह सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मिडिल ट्रांजिशनल एज है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच की एक ट्रांजिशनल एज है। अब अगर हम इसकी स्पेशलिटीज के बारे में जब बात करते हैं, जो मीजोलिथिक एज है उसकी स्पेशलिटीज की बात करते हैं, तो फर्स्ट मीजोलिथिक एज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी स्टडीज में, बेस्ड ऑन द टूल्स। तो पहली बात, हमें माइक्रोलिथ्स का डेवलपमेंट मिला है। माइक्रोलिथ्स के डेवलपमेंट में एक और चीज महत्वपूर्ण है, क्या, कि जो टूल डेवलपमेंट हुआ है वो टूल डेवलपिंग रिसोर्सेस क्या थे। टूल डेवलपिंग रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो औजार बनाए गए हैं वो किस चीज के बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया या हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज में सबसे ज्यादा सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, चाहे वो रॉक शेल्टर्स हो चाहे वो रॉक टूल्स हो। और यहां पर हम बात करते हैं औजारों को बनाने का या उपकरणों को बनाने का जो मेन स्रोत है वो कहां से मिलता है, तो हमें पता चलता है कि यहां पर जो मेन स्रोत है उसमें देखो सबसे पहला पार्ट, एक तो क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका आपको मिलती है, जो क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका आपको दिखाई देती है वो आपको यहां मिलती है। दूसरा, यहां पर चर्ट का इस्तेमाल किया गया है,
यहां पर बोन्स का भी यूज हमें मिलता है, बोन्स यानी कि हड्डियां, इनका भी इस्तेमाल मिलता है। तो रिफाइंड रॉक्स की बात आप कर सकते हो जो बहुत अच्छे और धारदार, ज्यादा अधिक धारदार और ज्यादा फिनिश्ड टूल्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो इनका साइज भी छोटा हो गया, कारण क्योंकि जितना फाइन रिसोर्सेज हमें मिलते गए उतना ही फाइनली हम उनसे और अच्छे से डेवलप कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर अगर आप बात करें, ब्रिटल रॉक का यूज करते हो, सेडिमेंट्री रॉक का यूज करते हो, आप इतने फाइन टूल्स नहीं बना पाओगे। जहां आप इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों की बात करते हो जो बहुत अच्छे से फ्रीज होती हैं, तो उनसे आप और अच्छे टूल्स बना सकते हो। जैसे आप बात कर सकते हो ऑब्सीडियन की, बेसाल्ट की, आप बात कर सकते हो ग्रेनाइट की। लेकिन वहीं आप बात कर सकते हो सैंडस्टोन की, लाइमस्टोन की, तो वहां इतने अच्छे टूल्स आप डेवलप नहीं कर पाओगे, राइट। तो वही हमें देखते हैं कि हमें फिनिश्ड रिसोर्सेज भी मिले तो फिनिश्ड टूल्स भी मिले। माइक्रोलिथ्स में मैंने आपको बताया है अभी अभी कि एरो एंड बो सबसे ज्यादा फेमस हुए, इनका हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसमें किया है। फ्लिंट ब्लेड्स या ब्लेड फ्लेक्स बहुत ज्यादा डेवलप किए गए हैं माइक्रोलिथिक एज में, यानी मध्य पाषाण काल में। तो ब्लेड्स बनाए गए हैं, तीर बनाए गए हैं, भाले बनाए गए हैं, तीर कमान बनाए गए हैं। और इसी मीजोलिथिक एज यानी कि इसी मध्य पाषाण काल में ह्यूमन स्टार्टेड रॉक पेंटिंग, इसे भी हम नहीं भूल सकते। क्या डेवलप किया ह्यूमन ने? ह्यूमन स्टार्टेड रॉक पेंटिंग यानी कि शैल चित्रकला। शैल चित्रकला का मतलब क्या है? देखो भाई, हुआ क्या है, मैंने आपको बताया हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रिकॉर्ड्स, राइट। अब रिकॉर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो। मैं यहां अपना फोन अपने हाथ में ले रहा हूं, आप मेरे इस फोन को देख पा रहे हो। अब मान के चलो कि मैंने इस फोन को डिस्कवर किया, मान लो एक बार को कि मैंने इस फोन को डिस्कवर किया। मैंने इस फोन में 4 जीबी का रैम डाला। कितने जीबी का? 4 जीबी का। अब ये मेरी ड्यूटी बनती है ना कि अगर मैंने पहली बार डिस्कवर किया तो मैं उसमें उसके डिटेल सारे के सारे रिकॉर्ड में रखूं आने वाली जनरेशन के लिए, कि भैया मैंने इसमें इतना इतना फंक्शंस इनबिल्ट किया है, मैंने इसको इतना डेवलप किया है, ये इतने इतने फंक्शंस को एक्टिविटी में ला सकता है या परफॉर्म कर सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो उससे क्या होगा कि मान के चलो आप मेरे बाद आने वाले एक नए डेवलपर हो और आप जब इस फोन पर काम करते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपसे पहले वाला आदमी कितना करके चला गया। अगर आपको यही नहीं पता होगा और उसके बारे में आपको स्टडीज नहीं मिलेंगी तो आप तो शुरू से ही शुरू करोगे, तो हमेशा 4 जीबी पे रह जाओगे क्या? 4 से 8, 8 से 12 जीबी नहीं बनाना। इसका मतलब हम जब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस ये होता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हम अपने डेवलपमेंट के स्टेजेस को शो करते हैं, सो दैट आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, वो ये जान सके कि हम किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर आ गए थे और हमें किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को अब अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और प्रीवियस एज में डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या चरण उठाए गए थे, जिनको हम आगे यूज कर सकते हैं अपने जो डेवलपमेंट के टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए इजीली, राइट। तो बिल्कुल यही काम यहां पर हो रहा है। जो शैल चित्रकला है वो क्या है? तो देखो, अर्लियर स्टेज में जब ह्यूमन डेवलप हो रहा है, होमोनिन से लेकर के होमो इरेक्टस तक की जर्नी की बात हम करते हैं, तो वहां पर लैंग्वेज का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हाउ टू शेयर आवर थॉट्स, हाउ टू शेयर आवर आइडियोलॉजीज, हाउ टू शेयर आवर थिंकिंग्स टू एवरीवन, हम किस तरह से दूसरे लोगों के साथ अपने आइडियोलॉजीज को डेवलप कर एक्सचेंज कर सकते हैं, किस तरह से उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को आगे बता सकते हैं लोगों को। और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस बात की है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए अपने प्रूफ्स, अपने एविडेंसेस, अपने रिकॉर्ड्स को कैसे छोड़कर जाएंगे। तो आप देखते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिखाई देता है यहाँ कहां पर? भीमबेटका में। जो लोग भीमबेटका एक आध बार घूमकर आए होंगे उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की ओबेदुल्लागंज तहसील में स्थित पैलियोलिथिक एज में डिजाइन दिया, पैलियोलिथिक एज में शुरू हुआ एक ह्यूमन कल्चर का एविडेंस है। भीमबेटका केव्स में आपको कई सारे एविडेंसेस दिखाई देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर रॉक पेंटिंग्स को आप देखें, अर्लियर रॉक पेंटिंग्स का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यहां पर दिखाई देता है। ये बेसिकली गेरू और लाइम यानी कि चूना, गेरू लाल रंग का और चूना सफेद रंग का, इससे बनाए गए चित्र हैं। इसके साथ साथ यहां पर रॉक शेल्टर्स मिले हैं जहां लोग रहा करते थे। तो उनके ओल्ड लाइफ स्टाइल या एंशिएंट लाइफ स्टाइल या इनिशियल लाइफ स्टाइल, प्रारंभिक आदमी के रहन सहन का तरीका क्या था, उसके बारे में जानकारियां हमें इस साइट से मिलती हैं। और ऐसी सिर्फ एक केव नहीं मिली, ऐसी एंशिएंट कई सारी केव्स अलग अलग जगहों से मिली है, उनको हम लोग देखेंगे। बेसिकली अगर आप इसकी बात करते हो तो ये जो पिक्चर्स हैं वो आपसे कुछ कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ के जो पिक्चर्स हैं उनमें डिपिक्शंस में सबसे ज्यादा एनिमल्स के बारे में बताया गया है, सबसे ज्यादा उनकी ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, लाइक कोई फेस्ट या सेरेमनी वो कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया है, सबसे ज्यादा हंटिंग
के बारे में उसमें बताया गया, हंटिंग्स के आपको पिक्चर्स वहां पर मिलेंगे। तो किन किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट वो करते थे, किन किन एनिमल्स का वो लोग यूज कर रहे थे, हंटिंग के लिए वो क्या टूल्स यूज कर रहे थे, किस तरीके का उस टाइम पर सोसाइटी रहा होगा, ये सारी चीजों के कुछ अजम्पशंस हमें वहां से मिलते हैं उन रॉक पेंटिंग्स को देख करके। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो लोग वो पेंटिंग्स इसलिए बना के गए हैं ताकि आने वाले समय के लोग ये जान सकें दैट हाउ दे वर लिविंग, व्हाट वर देयर लिविंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे वर यूजिंग टू मेक देयर लिविंग्स इजी। अपने जीवन को आसान बनाने के लिए वो लोग किस तरीके के संसाधनों का प्रयोग करते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस दिखाता है हमें। अब वहीं अगर आप बात करते हो भीमबेटका के बारे में, तो देखो अभी इसको हम इसको कोने में पटकते हैं पहले तो, अब हम बात करते हैं आगे की। लाइक भीमबेटका अकेला ऐसा जगह नहीं है, मध्य प्रदेश में आपको एक और जगह मिलती है जिसका नाम है जावरा। जावरा दैट इज आल्सो इन एमपी। ये भी आपको एंशिएंट केव्स आर्किटेक्चर्स आपको यहां से दिखाई देते हैं, रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स के इंफॉर्मेशन यहां से मिलते हैं। इसके अलावा आप जाते हैं कारवार, कारवार दैट इज इन कर्नाटका, कर्नाटका में भी आपको इसके एविडेंसेस मिलेंगे। फिर आप इसके बाद आप जाते हैं सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, या आप जाते हैं संभलपुर। ये दोनों साइट्स जो हैं वो उड़ीसा में आती हैं, राइट। तो यहां पर भी आपको इसके एविडेंसेस मिलते हैं। या कि फिर आप केरला में जाते हैं, केरला में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आती है इजुतु गुहा, ये भी एक मीसोलिथिक साइट है। इजुतु गुहा, इजुतु गुहा इज इन केरला, ये केरला में आती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, राइट। एजुथु गुहा, एजुथु केव्स इन केरला, ये भी मीसोलिथिक जो कल्चर है उसके बारे में आपको एविडेंसेस देते हैं, उसके रिकॉर्ड्स आपको यहां से मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप रिवर वैलीज की बात करते हैं, दैट विच रिवर वैलीज प्रोवाइड यू द मीसोलिथिक एविडेंसेस, तो आप बताते हैं इसमें नर्मदा सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है, नर्मदा के बाद ताप्ती है, ये भी मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, बहती है, इसके बाद माही है, इसके बाद साबरमती है। ये तीन रिवर वैलीज में मीसोलिथिक साइट्स के सबसे ज्यादा एविडेंसेस हमें मिले हैं। मीसोलिथिक साइट्स के सबसे ज्यादा नर्मदा में सबसे ज्यादा मिले हैं, मध्य प्रदेश में ही इंदौर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे एविडेंसेस रिवर वैलीज में नदी घाटी के आसपास हमें मिलते हैं। इसके अलावा एमपी में आदमगढ़ केव्स आते हैं, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ की गुफाओं में भी इनके एविडेंसेस हमें मिले हैं। इवन भोपाल जो एमपी का कैपिटल है वहां पर भी हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं, नवेरी केव्स में, नवेरी की गुफाओं में। तो हमें मीसोलिथिक साइट्स के अच्छे खासे एविडेंसेस दिखाई देते हैं, जो कि हमें इस पूरे के पूरे साइट्स को जानने के लिए एक अच्छा बोल सकते हैं एक अच्छा रिसोर्स ऑफ एविडेंसेस या कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। मीसोलिथिक एज में सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो है प्रोफेशन का चेंज। देखो मैंने पैलियोलिथिक में बताया द ह्यूमन वाज हंटर एंड गैदरर, यानी कि मानव कौन था, मानव जो था वो शिकारी था और खाना इकट्ठा करने वाला खाना बदोश था, गैदरर था। फिर यहां जब हम मीसोलिथिक में, ये मैं बात कर रहा हूं पैलियोलिथिक की, किसकी बात कर रहा हूं, पैलियोलिथिक की। अब जब हम मीसोलिथिक में आ जाते हैं तो यहां वो गैदरर है, राइट। फिर यहां वो हार्वेस्टिंग कर रहा है, तो वहां यहां वो हार्वेस्टर है, राइट। तो यहां अब देखो इनिशियल एज पर हार्वेस्ट कर रहा है, और हार्वेस्ट अभी देखो ह्यूमन ने किया नहीं है बेसिकली। अब इसको जानकारी कैसे मिल रही है, क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी बढ़ी है, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से फ्लोरा डेवलप हुआ है, मतलब प्लांटेशन अपने आप भी हुआ है। और प्लांटेशन अपने आप होने की वजह से लाइक ग्रास के जैसे, घास के जैसे, सबसे पहले अगर आप देखते हो राइस, आप सबसे पहले देखते हो बार्ले, आप सबसे पहले देखते हो व्हीट, यानी कि हम बात करते हैं धान या चावल की, हम बात करते हैं जौ की, हम बात करते हैं गेहूं की। ये तीन सबसे पहली फसलें हैं और ये सेल्फ ग्रो हुई हैं, अपने आप ग्रो हुई हैं, आदमी ने ग्रो नहीं किया। तब उसको पता चला है अच्छा मतलब जमीन से भी खाना मिल सकता है, इसका मतलब अपन सिर्फ जानवरों को ही खा के काम चलाएं ये जरूरी नहीं है, हम ये भी कर सकते। तब उसको समझ में आया अच्छा हार्वेस्टिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रोफेशन जिसको हम कर सकते हैं, एंड देन ही एंटर्ड इनटू दिस पार्ट। हालांकि हंटिंग उसका चल रहा है इस समय पर, हंटिंग और गैदरिंग उसका चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ, लेकिन उसको एक और ऑप्शन ऑफ प्रोफेशन मिलता है, लाइवलीहुड मिलता है, और तब जाकर के वो अपने आप को और ज्यादा कॉलोनाइज करने की ओर आगे बढ़ता है। और यहां से शुरू होता है नियोलिथिक एज का जर्नी, यानी कि ये जो ट्रांजिशन है मीसोलिथिक एज का, इसे क्रॉस करके हम कहां एंटर करते हैं, नियोलिथिक एज में एंटर करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नवपाषाण काल। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नवपाषाण काल, राइट। सो व्हाट इज नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल क्या है और हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कब से ये शुरू हुआ। तो भाई देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये वो एज है, पहला तो 6000 बीसी से 2500 बीसी तक ही चलती है।
6000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहा है, इसका काल रहा है। और नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज द एज व्हेन द डेवलप्ड मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, दैट मींस होमो सैपियन वाज राइजन। मतलब होमो सैपियन जो है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जो आज की मॉडर्न डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग जो अपनी लाइफ को शुरू करता है, वो यहां से शुरू होती है। आधुनिक विकसित मानव के जीवन का पहला चरण नियोलिथिक को बोल सकते हैं। यहां से सिविलाइज्ड एरा की शुरुआत होती है। इसे हम बोल सकते हैं इट इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब सिविलाइजेशन की शुरुआत होनी चाहिए और उसकी क्या वैल्यू होगी हमारी लाइफ में, ह्यूमन को यहां से पता चलता है। सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? सभ्यता, सभ्यता, है ना। अभी सिविलाइजेशन का मतलब, सभ्यता का मतलब क्या है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूं। आप 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए, पहले नियोलिथिक एज के बारे में हम समझते हैं, नहीं तो टॉपिक भटक जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगा और तुम्हारा भी रिदम टूटेगा। नियोलिथिक एज की बात हम कर रहे हैं, सिविलाइजेशन पर हम जा रहे हैं। तो ये सिविलाइजेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहली चीज तो टूल्स हो गए, यानी कि औजार या उपकरण हो गए। अब यहां पर क्या किया, माइक्रोलिथिक से भी आगे बढ़कर के और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का हमने यूज किया है, और यहां पर पूरी तरीके से हमने पॉलिश्ड, मैं क्या बात कर रहा हूं, पॉलिश्ड टूल्स डेवलप किए हैं, यानी कि पॉलिशदार उपकरण। पॉलिशदार उपकरण कैसे होते हैं, इन पर हम पॉलिश किया करते थे, पॉलिशदार उपकरण। इवन यहां पर हमने स्टोन का तो इस्तेमाल किया ही किया है, स्टोन यानी कि पत्थर का तो इस्तेमाल किया ही किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बोन्स का भी यूज करना शुरू कर दिया। अब जानवर मर गए, उनकी हड्डियां बची, क्या करें, तो बोले इनसे दूसरे जानवरों को मारना चालू कर दो। इट्स वेरी सिंपल। तीसरा वाला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड पार्ट में इन लोगों ने क्या किया है, आइवरी, इसका भी इस्तेमाल हो गया भैया। हाथी दांत जैसी चीजें जो आती हैं, उनका भी इस्तेमाल यहां पर होना शुरू हो गया। तो टूल्स और ज्यादा डेवलप्ड होने लग गए, राइट। वुड भी एक टूल बन गया, स्टोन के अलावा वुड यानी कि पत्थर की हम बात करते हैं, वो भी टूल बन गया। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे स्टार लगाना, आईएमपी लिखना, लगा लेना बेटा, चांद सितारा बादल बिजली जो भी तुम्हारे लिए जरूरी है, तितली उड़ानी तितली उड़ा लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या, फर्स्ट मेटल वॉज डिस्कवर्ड बाई ह्यूमन। मानव ने सबसे पहली धातु की खोज की। खोज की मतलब आसमान से उतार के नहीं लाया था, जमीन में खोद के मिली थी ना मेटल्स, दैट मींस रिसीव्ड फ्रॉम दी अर्थ। तो ये जो सबसे पहली मेटल है ये कॉपर है। वैसे ये बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी, तांबा सबसे पहली धातु थी हमारी। तो फर्स्ट मेटल की डिस्कवरी यहां पर हुई है, और उसके बाद बाकी सारी मेटल्स आई। क्योंकि यहां पर तांबा निकाला गया है, इसीलिए इस एज को चाल्कोलिथिक एज या के फिर कॉपर एज भी कहा गया है। क्या कहा गया है, चाल्कोलिथिक एज या कॉपर एज। मतलब हम सादा सादा तौर पर कहें तो ताम्र पाषाण काल, या फिर सीधे कह लें ताम्र काल। किस एज को कहा गया है, चाल्कोलिथिक एज या कॉपर एज, इसी नियोलिथिक एज को। कारण कॉपर की डिस्कवरी है। पहला मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन, मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन सा है, आप बताते हो, कॉपर है, तांबा है। इट्स वेरी सिंपल। बाकी ये जो टूल्स डेवलप किए गए हैं, तो इन टूल्स में क्या खासियत रही है, तो सर ऐसा है कि इन टूल्स की खासियत ऐसी ऐसी सी रही है कि इन टूल्स में हमने और ज्यादा फिनिश्ड और छोटे टूल्स निकाले हैं, जैसे नीडल्स, सुइयां, राइट, बोरिंग टूल्स, बोर करने वाले, ड्रिल करने वाले टूल्स, ब्लेड्स, और भी अच्छी साइड पैरेलल ब्लेड्स, एक तरफ से पैनी होती थी, काटने लायक होती थी, एक तरफ से सही होती थी जो मोटी होती थी, है ना। तो साइड पैरेलल ब्लेड्स यहां पर डेवलप की हैं। और ज्यादा छोटे छोटे टूल्स को हमने डेवलप किया है ताकि हम उन टूल्स का और ज्यादा यूज कर सके। अच्छा, अब टूल्स वर नॉट ओनली यूजिंग इन द हंटिंग। नियोलिथिक एज में आकर के ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, या ह्यूमन ने क्या किया है, मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर की ओर वो आगे बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन यानी कि कृषि उसकी मुख्य अर्थव्यवस्था बन गई, एंड एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री उसकी एक नीड हो गई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, यानी कि पशुपालन, ये भी उसकी एक नीड बन गया है। तो पशुपालन वो कर रहा है, वो कृषि कर रहा है, ये उसके मेन ऑक्यूपेशन या मेन प्रोफेशंस हो गए, मेन लाइवलीहुड्स हो गए। पैलियोलिथिक में उसके पास ऑप्शन नहीं था। मीसोलिथिक में ह्यूमिडिटी बढ़ती है इन द लास्ट स्टेज ऑफ द, बोल सकते हो, अपर पैलियोलिथिक एज, और उसके बाद वो ये समझ पाता है कि खेती की जा सकती है। यहीं पर ये खेती के मेथड्स डेवलप किए जा रहे हैं, दैट हाउ टू परफॉर्म द एग्रीकल्चर ऑन द फील्ड। सोइंग है, इरिगेशन है, वीडिंग है, या हार्वेस्टिंग है, जितने स्टेजेस हैं वो धीरे धीरे फिर टाइम के साथ डेवलप होना शुरू हो गए हैं।
और जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल खेती में भी करने लग गए हैं, जैसे बीजों को रोपते समय मिट्टी को तोड़ने के लिए टू ब्रेक डाउन द सॉइल, इसके साथ साथ वीडिंग करने में या हार्वेस्टिंग करने में भी उन टूल्स का यूज करने लग गए, तो और छोटे छोटे टूल्स का यूज हम लोग सीख गए। एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री क्यों किया गया है, पशुओं का पालन क्यों किया गया है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में डॉग है, शीप है, गोट है, राइट, एंटीलोप है, जैसे कुत्ता है, अब क्या कर रहा है, उसके खेतों की रखवाली कर रहा है, और पहले वो कुत्ते को मार के खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते के अपने दिन होते हैं, क्योंकि कुत्ते के दिन बदल गए हैं। अब वो कह रहा है पहले मार के खा रहा था, अब मुझे खिला रहा पाल के। और इसी चीज को अगर हम आगे और लेकर के चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसने ट्रांसपोर्टेशन का जो बेसिक आप बोल सकते हो फंडामेंटल है उसे यहां पर डेवलप किया है, ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाया है। अब सिर्फ 11 नंबर की बस हमारे लिए एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, 11 नंबर की बस मतलब आपकी दो टांगे इसी पर चलता था आदमी, लेकिन अब वो उसके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नियोलिथिक एज में आदमी ने सबसे पहले व्हील इन्वेंशन किया है, व्हील को इन्वेंट किया है, व्हील यानी कि पहिया, तो पहिए का इन्वेंशन जो है वो बाद में हमारे ट्रांसपोर्टेशन का बेस बना, और जब ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ तो हमने ट्रेड के बारे में सोच पाया, सबसे पहले बुलक कार्ट्स बनी थी, फिर घोड़ा गाड़ियां बनी, ऊंट गाड़ियां बनी, आदि कई कई सारी चीजें, और आज के आधुनिक युग में डीजल पेट्रोल, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, राइट। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ तो हमारा ट्रेड भी डेवलप हुआ था, ट्रेड की शुरुआत हो पाई थी, लेकिन इसकी फाउंडेशन कहां रखी गई है, इसकी फाउंडेशन इसी नियोलिथिक पीरियड में रखी गई है ना। अब देखो एग्रीकल्चर से एक चीज को लिंक करते हैं, खेती की, तो खेती ऐसा तो था नहीं शिकार के जैसे कि जानवर मारा और खा गए, खेती करते थे तो खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता था एक जगह पर रुक जाना और रुक करके उस फसल को, क्योंकि एक फसल एक दिन में तो पैदा हो नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, तो उन लोगों को वहां रहना पड़ता था, खेत की रखवाली करनी पड़ती थी, कुछ एक्टिविटीज जो है टाइम टू टाइम परफॉर्म करनी होती थी, जैसे इरिगेशन कंटिन्यूअसली चलाया जाता था। इन दैट कंडीशन जो लोग थे उन्होंने अपने आप को कॉलोनाइज्ड किया है, मतलब कॉलोनाइजेशन की शुरुआत यहां से हुई है, बसाहट आप इसे बोल सकते हो कि मानव की सामूहिक रूप से बसाहट शुरू हुई है, सामूहिक रूप से उसने रहना शुरू किया। अब यहां देखो आप ये बात समझो, अगर एक से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर लगातार रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें कुलबुलाहट उठेगी, किस चीज की, दैट दे वांट टू शेयर देयर इमोशंस, देयर एक्सप्रेशंस टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहते हैं। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन उन्हें एक लैंग्वेज की जरूरत है। अब यहां से शुरू होता है खेल स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट का, एक लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट का, कि हमें उसको क्यों डेवलप करना है, ताकि हम अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें, हम अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें, जहां से सोसाइटी का डेवलपमेंट शुरू हो। मैंने पीछे एक चीज रोक दी थी और कहा था कि 5 से 10 मिनट बाद आपको लेकर आऊंगा उसी फैक्ट पर, क्योंकि यहां से अब आगे का इतिहास सिर्फ इसी पर चलेगा, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो देखो ये मैंने सिविलाइजेशन के बारे में तो मैं बताया था, सभ्यता के बारे में, व्हाट डज इट मीन, सिविलाइजेशन का क्या मतलब है। बहुत छोटी सी बात में समझते हैं, उदाहरण में समझते हैं, जैसे कि मैं और आप एक दूसरे से थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी भाषा है जो हम दोनों की कॉमन है, और वो है इनफॉर्मल लैंग्वेज। जिस भाषा में आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, उस भाषा में आप मुझसे बात नहीं कर सकते, अपने घर पे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, अपने एल्डर्स से बात नहीं कर सकते, टीचर से बात नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में, लेकिन दोस्त नहीं मिला दोस्त, और कहां था कल कुत्ते, तो अब ऐसा तो आप मुझे नहीं बोल सकते कि सर आप कहां थे। रीजन देखो, हमारा जो थॉट एक्सचेंज प्रोसेस है बेसिकली, उसके लिमिटेशंस हमारे सिविलाइजेशन को शो करते हैं, राइट। थॉट एक्सचेंज प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में अलग हो सकता है, आपके प्रोफेशनल सर्कल में अलग हो सकता है, फैमिली सर्कल में अलग हो सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस जब आप इन लिमिटेशंस की बात करते हो, जब आप इन कोड्स, दैट मींस आप इन नियमों की बात करते हो, इन सीमाओं की बात करते हो, तो उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। हुआ ये था कि अर्लियर सोसाइटी में जब लैंग्वेज की शुरुआत की गई थी अर्लियर टाइम पे, तो उस लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस जो थे वो लोगों के अंदर की बात को बाहर लाते थे, आज भी यही हो रहा है। तो उसमें हमें ये सीखना कि हमें किस हद तक अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करना है और किस हद तक अपने एक्सप्रेशंस को रोकना है, यही सिविलाइजेशन था। अर्ली ह्यूमन वाज अनसिविलाइज्ड, क्योंकि वो हर तरीके का एक्सप्रेशन कर सकता था, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन सिंबॉलिक थे, ना कि उसके एक्सप्रेशंस ओरल थे। ओरल एक्सप्रेशंस में हमें फॉर्मल लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस में इतने बड़े लेवल पर हमें आप देख सकते हो हम्बलनेस दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो ओरल एक्सप्रेशंस जब हमने शुरू किया, लैंग्वेज का डेवलपमेंट जब शुरू किया, तो हमारी एक नीड हो गई, वो नीड थी कि हमें सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना है। जब हम नियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, तो नियोलिथिक कल्चर की जो फेमस साइट्स आप देखते हैं वो हमें इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर मिली है। उदाहरण के तौर पर दो सबसे बड़े जो रीजंस आपको नियोलिथिक कल्चर के दिखाई देते हैं इंडिया में,
वो सबसे बड़ी साइट्स आपको दिखती हैं। फर्स्ट साइट आपको उत्तर प्रदेश के रीजन में मिलेगी इन यूपी, और यूपी में आपको कोल दिहिवा, और दूसरी साइट आपको मिलती है महागढ़ा में। कोल दिहिवा और महागढ़ा, यहां से अर्ली ह्यूमन के सबसे पहले कल्टीवेशंस के एविडेंसेस मिलते हैं। क्या? अर्ली ह्यूमन के कल्टीवेशन के फर्स्ट कल्टीवेशन, अर्ली कल्टीवेशन इन अर्ली एजेस, प्रारंभिक काल में प्रथम कृषि के प्रमाण आपको यहां से मिलते हैं। इसी तरीके से जब आप कर्नाटका में जाते हैं तो कर्नाटका में आपको डिफरेंट साइट्स मिलती हैं। कर्नाटका में एक साइट आपको मिलती है हल्लूर, एक साइड आपको मिलती है मास्की। मास्की आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यहीं से इसको समझते हुए चलना। एक साइड आपको मिलती है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी इज द ओरिजिनेट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर एज वेल। ब्रह्मगिरी जो है वो एक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ब्रह्मगिरी से ही कावेरी नदी निकलती है, उसका उद्गम होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, आगे के पार्ट में आपके लिए काम हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा स्टोन एज बेटा यहाँ पर खत्म होता है। ये फैक्ट्स को आप अपने पास संभाल कर रखिए। और एक बात मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर दूं, इफ यू वांट टू रियली क्रैक दिस एग्जामिनेशन, सो स्टडी के साथ साथ आपका रिवीजन शेड्यूल प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। इसलिए साथ साथ इनके शॉर्ट नोट्स डेवलप करना शुरू कीजिए। अगर कोई डिटेल नोट्स के लिए जा रहा है तो वो डिटेल नोट्स भी हम अपने टेलीग्राम चैनल से आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। लेकिन आप शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि एट द एंड जब आप क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले, एक महीने पहले से, तो आपको ये जो बनी हुई बड़ी बड़ी मोटी मोटी कॉपियां और किताबें वो काम नहीं आएंगी। आपके शॉर्ट नोट्स ही आपकी मदद करेंगे, है ना, जिससे आपको डर कम लगेगा और आपको कॉन्फिडेंट ज्यादा फील करोगे आप। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि अपने शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते चले। चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर्स मदद कर रहे होंगे और आप कंटिन्यूटी रख रहे होंगे अपनी स्टडीज में फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशंस। इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।